welcome to my channel. So in this video we are starting with the new chapter of organic chemistry, that is nuclear magnetic resonance spectroscopy और simply NMR spectroscopy. अब इसमें NMR में हमारे पास 3 words आ रहे हैं, that is nuclear, magnetic and resonance. Nuclear का मतलब क्या है? That is about the nucleus and magnetic means magnetic field. अब nucleus जो है उसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. अब ये जब स्पिन करते हैं अपने एक्सिस के राउंड तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, राइट. वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला जो न्यूक्लियस होता है वो कुछ सर्टन फ्रिक्वेंसी के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकता है एंड दैट फ्रिक्वेंसी की रेडिएशंस अगर मैच कर जाए विद द न्यूक्लियर रेडिएशंस, सो उस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस, राइट. एंड इस चीज़ को हम पढ़ने को कहेंगे दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ द NMR, दैट इज स्टडी ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ NMR, राइट. एंड यहाँ पर जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब होती हैं वो हमारे पास रहेंगी रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस. जैसे यूवी में हमने पढ़ा था फॉर द अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रीजन रेडिएशंस, फॉर द IR हमने पढ़ा था इंफ्रारेड रेडिएशंस, और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस. एंड इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को लॉन्च किसने किया था? बाय द फेलिक्स ब्लॉच एंड एडवर्ड पर्सेल इन 1946. सो ये हमें याद रखना है. सो नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी. जैसे हम सपोज कर सकते हैं हमारे पास जो है यहाँ पर एक एटम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, राइट. पर लेकिन जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर के प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो भी मूव कर सकते हैं. सो प्रिंसिपल क्या कहता है? द स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ स्पिन ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स अराउंड देयर एक्सिस प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक मोमेंट along the axis of the spin, राइट. सो यहाँ पर जैसे हमारे पास एक न्यूक्लियस है, अपने एक्सिस के अराउंड वो मूव कर रहा है, राइट. तो वो क्या करेगा? एक्सिस के अराउंड मूव करने पर वो एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करता है एंड यही मैग्नेटिक न्यूक्लियस जो है दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी. एंड ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी कि हमारा जो न्यूक्लियस है उसके अंदर के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जब भी अपनी मूवमेंट शो करेंगे तो एक मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होगी एंड इस मैग्नेटिज्म को ही हम कहते हैं दैट इज द बेसिस ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट. एंड यहाँ पर जो न्यूक्लियस स्पिन है उसे हम I वर्ड से डेजिग्नेट करेंगे, राइट. सो जो नेक्स्ट है हमारे पास दैट व्हाट टाइप ऑफ न्यूक्लियर आर NMR एक्टिव. अब कौन से न्यूक्लियर NMR एक्टिव होंगे? जिनमें हमारे पास कुछ रिजल्टेंट न्यूक्लियर स्पिन होना चाहिए, राइट. सो जिन द न्यूक्लियर हैविंग एनी न्यूक्लियर स्पिन, एनी रिजल्टेंट न्यूक्लियर स्पिन आर कॉल्ड NMR एक्टिव मॉलिक्यूल्स, राइट. सो जिनमें पेयर्ड स्पिन ना हो वो तो NMR एक्टिव हो जाएंगे, और जिनमें पेयर्ड स्पिन हो जिसमें कि रिजल्टेंट स्पिन की वैल्यू ना हो, 0 हो, सो दैट इज हैविंग NMR इनएक्टिव स्पेक्ट्रम. सो यहाँ पर एक टेबल बनाया. अब यहाँ पर जैसे मास नंबर और एटॉमिक नंबर को देखकर ही हम जज कर सकते हैं कौन से जो न्यूक्लियर होंगे वो NMR एक्टिव होंगे और कौन से इनएक्टिव होंगे, राइट. अब यहाँ पर हमें एक जनरल सा फंडा मैं आपको बता दूँ, या तो मास नंबर या फिर एटॉमिक नंबर, दोनों में से एक भी चीज़ अगर ऑड है तो हमारा जो मॉलिक्यूल है दैट इज NMR एक्टिव. सो एग्जाम्पल से देख लेते हैं. जब मास नंबर भी ऑड है और एटॉमिक नंबर भी ऑड है तो रिजल्टेंट स्पिन भी एक रहेगा, बिकॉज यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी स्पिन्स की, राइट. तो स्पिन्स पेयर्ड नहीं होंगे तो दैट मॉलिक्यूल कैन बी रिगार्डेड एज NMR एक्टिव मॉलिक्यूल, राइट. तो यहाँ पर जैसे प्रोटॉन्स हैं वो पेयरिंग नहीं है तो वो रिजल्टेंट स्पिन दे रहे हैं, जैसे H11, N715, F919, P1531, राइट. सो मैं इनके प्रॉपर नेम्स नहीं बोल रहा पर लेकिन आपको पता ही है नाइट्रोजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, राइट. सो इस तरीके से ये वाले मॉलिक्यूल्स क्या है? दैट इज NMR एक्टिव. अब सेकंड कैटेगरी है जिसमें मास नंबर ऑड होगा बट लेकिन एटॉमिक नंबर इवन होगा, राइट. सो यहाँ पर जैसे कार्बन C13 में देखो एटॉमिक नंबर इवन है लेकिन मास नंबर ऑड है, राइट, 13 है, राइट. तो ये वाला मॉलिक्यूल क्या है? NMR एक्टिव, और इसका रिजल्टेंट स्पिन भी एक वैल्यू देगा हमें, राइट. एंड इनकी वैल्यूज भी मैं आगे जाके डिस्कस करता हूँ, लेकिन यहाँ पर हम NMR एक्टिव और इनएक्टिव का कंसेप्ट देख लेते हैं. अब जैसे हमारे पास मास नंबर इवन हो पर लेकिन एटॉमिक नंबर ऑड हो, राइट. सो इसमें प्रोटॉन्स का कुछ न्यूक्लियर स्पिन होगा, सो ये भी मॉलिक्यूल्स NMR एक्टिव होंगे. एंड यहाँ पर जैसे एग्जांपल लेते हैं H12, बोरोन 510 एंड नाइट्रोजन 714. ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं फॉर दी NMR एक्टिव मॉलिक्यूल्स. एंड लास्ट जो कैटेगरी है जिसमें कि हमारे पास मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों ही इवन होंगे तो वो वाले मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं NMR इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स, बिकॉज यहाँ पर रिजल्टेंट स्पिन की वैल्यू क्या होगी? 0 वैल्यू होगी और नल वैल्यू होगी. इसके एग्जांपल जैसे C612, O1816, 816 एंड सल्फर 1632. सो ये हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं दैट आर ऑफ NMR इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स,
राइट। सो आई थिंक आपको यहाँ पर समझ लग गया। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर स्पिन वैल्यूज़। अब जो भी हमने एक्टिव और इनएक्टिव पढ़े हैं उसमें हम एक्टिव की स्पिन वैल्यूज़ देखते हैं। सो जब हमारे पास नेट स्पिन आना चाहिए तो न्यूक्लियर न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है स्पिन क्वांटम नंबर की, वो डिपेंड किस पर करती है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पर, जिनके की पैरेलल और एंटी पैरेलल स्पिन होंगे। सो ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं H11, N715, F919, इनकी जो न्यूक्लियर स्पिन वैल्यू है दैट इज हाफ, राइट। फॉर द मॉलिक्यूल्स लाइक H12, N714, इनकी जो न्यूक्लियर स्पिन वैल्यू है दैट इज 1। फॉर दीज मॉलिक्यूल्स बोरोन 511, क्लोरीन 1735, इनकी न्यूक्लियर स्पिन वैल्यू है 3/2। एंड फॉर दिस ऑक्सीजन 817, द वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर स्पिन इज 5/2। सो यहाँ तक ये जो है सिंपली हम याद भी कर सकते हैं और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख के भी हम इसे ड्राइव कर सकते हैं। पर लेकिन ये हमारे पास सिंपल है, ये जो मैंने एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। सो आप इनको लर्न कर सकते हैं एज इट इज़, राइट। तो आपको ईजी होगा इसके क्वेश्चंस आंसर करने। ओके, सो दैट वाज अबाउट न्यूक्लियर स्पिन वैल्यूज। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अबाउट द मेन चैप्टर का फंडा, राइट। सो हमने अभी तक जो पढ़ा दैट वाज द इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर। अब हम चैप्टर के अंदर जो पढ़ने वाले हैं उससे देखते हैं कि हम चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। सो दैट वाज अबाउट द PMR। हम यहाँ पर सिर्फ जो होते हैं सिंपल न्यूक्लिया ही डील कर सकते हैं जिनमें कि एक प्रोटॉन हो, राइट। सो हम हमारी स्टडी 2 प्रोटॉन से ज़्यादा नहीं हो सकती, 1 प्रोटॉन से ज़्यादा नहीं हो सकती, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर चली जाएगी। सो BSc लेवल पर हमें सिर्फ 1 प्रोटॉन के लेवल की स्टडी करनी है, दैट इज इन द न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, राइट। सो जो हाइड्रोजन न्यूक्लियस है इसमें सिंगल प्रोटॉन है, तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ना बहुत ईजी रहेगा। सो प्रोटॉन जो है हमारा दैट विल एक्ट लाइक अ न्यूक्लियस एयर, जिसका स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा दैट इज हाफ। और स्पिन स्टेट्स क्या हो सकती हैं, स्पिन एनर्जी स्टेट्स कैन बी -12 एंड +12, राइट। सो अभी उनको भी डिस्कस करेंगे। पर लेकिन यहाँ पर एक बात नोट करने वाली क्या ज़रूरी है, दैट द फील्ड ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी डीलिंग विद NMR स्पेक्ट्रा ऑफ ओनली हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, जिसमें हम हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के स्टडी करते हैं फॉर द NMR स्पेक्ट्रा, दैट इज रेफर्ड टू एज प्रोटोन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसे हम PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, राइट। अब NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की सिंपल डेफिनेशन हमने सारे कॉन्सेप्ट्स पे यहाँ पर देख लिए। सिर्फ एक रेजोनेंस रहता है, उसके बाद हमें और भी क्लियरेंस हो जाएगी। बट लेकिन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की सिंपल डेफिनेशन क्या बन जाती है, दैट इज अ ब्रांच ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट डील्स विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ EM रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जो एब्जॉर्ब करिए इन द रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन। सो रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन में जो कंपाउंड्स एब्जॉर्प्शन करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, दैट आर कॉल्ड एज NMR एक्टिव कंपाउंड्स। एंड ये जो ब्रांच ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसे क्या कहते हैं हम, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो आई थिंक आपको यहाँ भी क्लियर होगा। अब जो न्यूक्लियर स्पिन्स हैं प्रोटॉन्स की, वो नॉर्मली तो ओरिएंटेड होते हैं रैंडमली, राइट। पर जब हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें कि हमारे पास हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, उसमें प्रोटॉन्स हैं, तो अगर हम उसको एक मैग्नेटिक फील्ड H0 की प्रेजेंस में लेके जाएं, राइट। सो H0 की प्रेजेंस में क्या होगा, प्रोटॉन्स जो होते हैं वो 2 पॉसिबल ओरिएंटेशंस ले सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और जो 2 पॉसिबल ओरिएंटेशंस है वो कैसी हो सकती हैं, या तो वो अलाइन हो जाएंगे विद द मैग्नेटिक फील्ड या फिर वो अलाइन हो जाएंगे अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सो विद द मैग्नेटिक फील्ड अगर अलाइन हो जाएंगे सो उनका स्पिन एनर्जी स्टेट क्या आएगी, दैट इज +12। और जब वो अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो जाएंगे दैट इज -12 स्पिन एनर्जी स्टेट। सो यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि -12 और +12 कैसे डिराइव किया। सो इस तरीके से हम डिराइव कर रहे हैं, राइट। एंड वन थिंग आई वांट टू रिक्वेस्ट यू कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस डालेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। तो उनकी अर्ली नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको जल्दी से नोटिफिकेशंस मिलती रहे, राइट। अब नेक्स्ट जो है कि दोनों स्टेट्स जो है ओरिएंटेशन की, इनमें जो ओरिएंटेशन के साथ जा रही थी, मतलब जो अलाइन थी विद द मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, दैट इज लेस एनर्जी। एंड जिसकी अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो इस तरीके से ये जो साथ है उसकी एनर्जी कम है एंड जो अगेंस्ट है दैट इज हैविंग हाई एनर्जी। और इन दोनों की एनर्जी को के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, दैट इज डेल्टा E, राइट। एंड डेल्टा E वैसे तो कांस्टेंट होता है और स्मॉल भी होता है, बट लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे, जैसे इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड के साथ यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, दैट डेल्टा E इज इंक्रीजिंग। सो यहाँ पर हमें पता लग जाता है दैट डेल्टा E2 इज ग्रेटर देन डेल्टा E1। सो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा दैट डिफरेंस इन एनर्जी इज इंक्रीजिंग विद द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अब मेन हमारा जो कॉन्सेप्ट था रेजोनेंस का वो रह गया था। अब रेजोनेंस का कंसेप्ट क्या कहता है, दैट द ओरिएंटेड न्यूक्लियाई जब इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पर एक्सपोज करेंगे, राइट। अब जब हमारे पास ऐसी रेडिएशन हो जिसकी एनर्जी और उस न्यूक्लियस की एनर्जी
जितनी उसे चाहिए ताकि वो फ्लिप कर सके, राइट। सो मैं इसको सिंपल बता सकता हूँ दैट डेल्टा ई के साथ अगर हमारी एक्सपोज रेडिएशंस की एनर्जी मैच कर जाए तो एनर्जी जब एब्जॉर्ब होती है तो न्यूक्लियर क्या करते हैं, दे फ्लिप फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट। जैसे लोअर एनर्जी में पड़ा था और वो हाई एनर्जी में चला जाएगा, कैसे, व्हेन देयर इज अ प्रॉपर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, दैट इज रेडिएशन हुज एनर्जी मैचेस विद द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स, राइट। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी यहाँ पर होगी एंड न्यूक्लियर जो होंगे वो फ्लिप कर जाएंगे एंड व्हेन दिस फ्लिपिंग अकर्स द न्यूक्लियर आर सेड टू बी इन रेजोनेंस। तो जब फ्लिपिंग होती है तो रेजोनेंस कहेंगे कि हमारी जो एनर्जी है वो मैच कर गई, राइट। कंपेयर करना था हमने एनर्जीज को, तो ये हमारे पास कंपेयर होंगी एंड दैट इज वाई यहाँ पर हम फील्ड ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो इसी वजह से हम इसको NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहेंगे, बिकॉज यहाँ पर हमें पता चल रहा है दैट इस तरीके से हम हमारे जो न्यूक्लियस है वो स्पिन शो करेगा, राइट। लास्ट कंसेप्ट दैट इज कैलकुलेशन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी, राइट। सो एनर्जी का फॉर्मूला में जनरल पता है दैट इज E इज इक्वल टू एच न्यू, राइट। एच हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट होता है और न्यू हमारे पास होता है दैट इज फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी कौन सी है, दैट इज द प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ प्रोटॉन एंड इसकी डेफिनेशन क्या है, दैट इज equal to the frequency of electromagnetic radiations required to induce a transition from one nuclear spin state to another। जैसे एक लोअर एनर्जी की स्पिन स्टेट में न्यूक्लियस था, उसको हाई एनर्जी में भेजने के लिए जितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन चाहिए, सो दैट इज कॉल्ड एज द प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोटॉन, राइट। और हमारे पास प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या थी, दैट इज गामा H0 2 पाई, राइट। यहाँ पर H जो है दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, H0 हमने पिछले पे ही पढ़ा था, दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एंड गामा जो है दैट इज न्यूक्लियर कांस्टेंट। इसको हम गायरोमैग्नेटिक रेशियो भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज अ रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटॉमिक सिस्टम, राइट। एटॉमिक सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम टू इट्स मैग्नेटिक मोमेंटम। सो इन दोनों के रेशियोज को हम क्या कहेंगे, दैट इज अ गामा, दैट इज न्यूक्लियर कांस्टेंट और गायरोमैग्नेटिक रेडिएशंस रेशियो, राइट। सो इसकी डिफरेंट वैल्यू होंगी डिफरेंट न्यूक्लियर के लिए, बट लेकिन अगर सिंगल प्रोटॉन है हमारे पास, फॉर अ प्रोटॉन वैल्यू ऑफ गामा इज 26750। सो ये आपको याद करनी है, दैट इज 26750 और 26750 की वैल्यू से ही हम इसके जो है क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे, राइट। सो जैसे हमारे पास सिंपली हमें सिर्फ H0 की वैल्यू चाहिए, गामा में पता होता है, 2 पाई में पता होता है, H0 की वैल्यू जो होगी तो हम जो है प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ये हमारे पास CSIR नेट के एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके, राइट। एंड यहाँ पर एक बात नोट करने वाली क्या है, दैट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर वैसे तो गॉस में ही रिप्रेजेंट करेंगे, और लेकिन ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, दैट इज टेस्ला, राइट। सो टेस्ला के कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, दैट इज 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। सो इस तरीके से हम टेस्ला को गॉस में चेंज कर सकते हैं in the competitive exams। So that was all about the first part of the chapter। यहाँ पर मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो चैप्टर में टॉपिक्स हैं, हम उनसे स्टार्ट करेंगे कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिग्नल्स कैसे ओरिजिनेट होते हैं। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद एवरीवन। थैंक यू सो मच।